बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का एक प्रैक्टिकल करवाया था, तो आज उसी प्रैक्टिकल की थ्योरेटिकल डिटेल हमने डिस्कस करनी है। कुछ चीज़ें मैंने आपको उस प्रैक्टिकल में वर्बली बताई थी, आज हम उसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम सी लैंग्वेज का जो एडिटर है उसके अंदर हमने लिखा था। तो अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखा था, फिर उसके बाद मेन और फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स के बाद हमने सी स्टेटमेंट्स को यहाँ पर राइट डाउन किया था। तो दोबारा से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। आज हमने इसकी डिटेल पढ़नी है कि ये क्या होती है और इसको लिखने का क्या मकसद है। फिर ये मेन फंक्शन है, इसका क्या मकसद है। ये ब्रेसेस आ जाती हैं, कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर जो मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा है ये क्या है। बेसिकली ये हमारे प्रोग्राम की बॉडी है, ये मेन फंक्शन है और ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन की थी, तो हम आगे चलते हैं और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को आज डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। वो कहते हैं कि जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये कंपाइलर के लिए एक इंस्ट्रक्शन के तौर पर काम करती है, और ये इंस्ट्रक्शन कब जो है वो उसने इस इंस्ट्रक्शन पर कब अमल करना है। हमारा एक्चुअल प्रोग्राम रन करने से पहले, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले उसने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की जो उसको इंस्ट्रक्शन दी गई है उस इंस्ट्रक्शन पर उसने अमल पहले करना है, बाद में उसने हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करना है। आप यूं समझ लें कि हमारा एक्चुअल प्रोग्राम जो वो मेन बॉडी से शुरू होता है। ये जो मेन फंक्शन लिखा हुआ है और ये एक्चुअल हमारे प्रोग्राम की बॉडी ये है, और उसने एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट करनी है। तो मेन से पहले ये जो आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखा है, ये कंपाइलर पहले इसको रीड करता है और इस पर अमल करता है, और अमल करने के बाद फिर वो इस प्रोग्राम को मेन के बाद जो हो ये यहाँ से कंपाइल करना और एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। अब इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है हम आगे चल के जो इसको डिस्कस करते हैं। अगला जो की पॉइंट है वो ये है कि जो कंपाइलर डायरेक्टिव भी इसको कहा जाता है, जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उसको कंपाइलर डायरेक्टिव का नाम भी दिया जाता है। इन स्लाइड्स में जो कलर्स जिन वर्ड्स को कलर किया गया है वो आपकी सहूलत के लिए किया गया है, ताकि आपको इन्हें याद करना आसान हो। ये की पॉइंट्स की सूरत में इन वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया गया है ताकि आपको याद रहे। सो जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उसको कंपाइलर डायरेक्टिव भी कहा जाता है, और वो कहते हैं जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है इसको प्रोसेस कौन करता है। इसको जो सी लैंग्वेज के अंदर प्री प्रोसेसर है उसने इसको प्रोसेस करना होता है। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम नोन एज प्री प्रोसेसर। और ये जो प्री प्रोसेसर है ये बेसिकली C++ कंपाइलर का हिस्सा है, और इसने क्या करना है, इसने
हमारा जो सोर्स प्रोग्राम है उसको कंपाइल करने से पहले थोड़ा सा तब्दील करना है। मैंने आपको ये पहली इंस्ट्रक्शन जो पहला की पॉइंट मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था वो यही था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि कंपाइलर को दी जाती है और कंपाइलर उसको हमारा एक्चुअल प्रोग्राम कंपाइल करने से पहले उस इंस्ट्रक्शन पर अमल करता है। तो यहाँ पर भी वही लाइन लिखी गई है कि वो जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उस पर उसने क्या अमल करना है जो उसको कहा गया है, लेकिन वो कंपाइल करने से पहले उस इंस्ट्रक्शन पर अमल करेगा और अमल करने के बाद जो भी उसको कहा गया है वो हमारे सी प्रोग्राम के अंदर तब्दीली लाएगा। बेसिकली जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले थोड़ा सा चेंज लाने के लिए लिखी जाती है। अब वो चेंज क्या जो है वो लाया जाता है उसके अंदर, ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। आपको इस स्लाइड के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में वो कहता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की एंड पे किसी किस्म का कोई सेमीकोलन नहीं लगाया जाता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेन फंक्शन की जो ब्रेसेस हैं, इन ब्रेसेस के अंदर हम सेमीकोलन लगाते हैं। हम इससे बाहर जो वो कहीं भी सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ जो वो दोबारा राइट की गई है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लास्ट पे आपने किसी किस्म का कोई सेमीकोलन नहीं लगाना। अगर आप इसको देखें तो इसके एंड पे कोई सेमीकोलन नहीं है, यहाँ कोई सेमीकोलन नहीं है, यहाँ कोई सेमीकोलन नहीं है। सिर्फ इन ब्रेसेस के अंदर ये जो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी यहाँ पर सेमीकोलन लगाया है। और जब मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाया था तो यहाँ पर मैंने मल्टीपल लाइन्स लिखी थी और हर लाइन के एंड पे मैंने सेमीकोलन लगाया था। बेसिकली जो सेमीकोलन है वो प्रोग्राम बॉडी के अंदर लगाया जाता है और ये एक तरह से हमारी स्टेटमेंट का टर्मिनेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। जो अगला की पॉइंट है उसमें वो ये कहता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा हैश के सिंबल से स्टार्ट की जाती है और हमारे पास दो इसके लिए कीवर्ड्स हैं, एक इंक्लूड है और दूसरा डिफाइन है। अब आप पूछेंगे कि कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड ऐसे वर्ड को कहते हैं जो कि लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड होता है और हमें उसका पर्पस बता दिया जाता है कि इस वर्ड को आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लें कि लैंग्वेज के अंदर जितनी भी कमांड्स होती हैं जिनको हम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको कीवर्ड्स भी कहते हैं। लिहाजा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखने के लिए हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं, दो लैंग्वेज की कमांड्स हैं, एक है इंक्लूड और दूसरा है डिफाइन। और हमेशा इन दो वर्ड्स से हम अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को शुरू करेंगे और इनसे पहले क्या लगाएंगे, हैश। जैसा कि आप इस स्लाइड को देखें तो इंक्लूड कीवर्ड इस्तेमाल किया गया है और इससे पहले क्या लगाया गया है, हैश लगाया गया है। फिर उसके बाद वो कहता है These directives are written at the start of the program। जी बिल्कुल, आप इस स्लाइड को अगर देखें तो बिल्कुल शुरू में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखा जाता है। यहाँ भी वही की पॉइंट दिया हुआ है कि हमेशा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हम अपने प्रोग्राम के शुरू पे लिखते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि इसका थोड़ा सा पर्पस जो वो डिफाइन किया गया है कि इसको क्यों लिखा जाता है। वो कहता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड इन सी लैंग्वेज टू इंक्लूड हेडर फाइल। हेडर फाइल्स क्या होती हैं आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल यहाँ पर आप इतना जहन में रख लें कि हेडर फाइल का मतलब ये है कि आप यूँ समझ लें कि जो इंक्लूड प्री प्रोसेसर है उसका मकसद यही है कि हम किसी भी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करना चाहते हैं। जो मैंने आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की
ये जो पहला जो मैंने आपको की पॉइंट पढ़ाया था उसमें मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब ये होता है कि कंपाइलर उस इंस्ट्रक्शन को हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले उस इंस्ट्रक्शन पर अमल करे। लिहाजा यहाँ पर इसका मकसद क्या है? मकसद इसका यही है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो कंपाइलर को ये एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हेडर फाइल जो प्रोग्रामर ने बताई है उसको इस सोर्स प्रोग्राम के अंदर ऐड कर दिया जाए। तो इसकी डिटेल जब हम हेडर फाइल्स को डिस्कस करेंगे तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इतना जो जहन में रखें कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किस लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल ये है कि हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से मुख्तलिफ हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करना चाहते हैं। अब वो कहते हैं कि हमारे पास दो तरह की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। एक जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उसको इंक्लूड प्री प्रोसेसर कहा जाता है और दूसरी जो है वो डिफाइन प्री प्रोसेसर है। जैसा कि पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सेकंड की पॉइंट में कि दो हमारे पास कीवर्ड्स हैं इंक्लूड और डिफाइन, जिनकी मदद से हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो दोनों कीवर्ड्स हैं इन दोनों का डिफरेंट पर्पस है। मुख्तलिफ मकासद के लिए हम इनको जो इस्तेमाल करते हैं। मैंने कीवर्ड का भी आपको बताया कि कीवर्ड उसको कहते हैं जो कि मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए किसी भी लैंग्वेज के अंदर। तो इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक मुख्तलिफ जो वो मकसद के लिए इस्तेमाल होता है और डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक अलग मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। इन दोनों के मकासद हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ लेंगे। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आ जाता है, वो कहता है इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करता है? वो कहता है enables a program to access a library, कि ये हमारे प्रोग्राम को सी लैंग्वेज के अंदर जो लाइब्रेरी मौजूद है उस तक रसाई देता है। आप यूं समझ लें कि जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर सेट ऑफ हेडर फाइल्स मौजूद हैं और उन हेडर फाइल्स को एक्सेस करने के लिए हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। सो इसलिए यहां पर यह पहला पॉइंट लिखा गया है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मकसद सी लैंग्वेज के अंदर जो हेडर फाइल्स की लाइब्रेरी है उस तक हमारे प्रोग्राम को एक्सेस देना है। जबकि दूसरे की पॉइंट में लिखा गया है कि ईच लाइब्रेरी कंटेन अ डिफरेंट हेडर फाइल्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो लाइब्रेरी है सी लैंग्वेज के अंदर उसके अंदर कलेक्शन ऑफ हेडर फाइल्स हैं और हेडर फाइल्स, हर हेडर फाइल एक मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप जो आगे चलते जाएंगे आपको हेडर फाइल्स का भी पता चलता जाएगा कि अगर आप ये काम करवाना चाहते हैं तो फिर आप ये हेडर फाइल इस्तेमाल कर लें, अगर और कोई मुख्तलिफ काम करवाना चाहते हैं तो फिर आपको और हेडर फाइल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सो मुख्तलिफ मकासद के लिए उन्होंने हेडर फाइल्स हमें दी गई हैं और उन हेडर फाइल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है हम आगे हेडर फाइल्स पे चलते हैं तो फिर हम वहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन में उसको देख लेते हैं। सो वो कहता है इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड द हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। ये पॉइंट हमने पिछली स्लाइड में भी जो डिस्कस कर लिया है। तो आगे जो स्लाइड है ये आपके माइक कंप्यूटर, अगर आप अपने माइक कंप्यूटर को ओपन करें और उसका व्यू आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो इंक्लूड लाइब्रेरी है वो कहाँ पर मौजूद है। जब आप सी लैंग्वेज को इंस्टॉल करते हैं तो टर्बो सी के नाम से एक फोल्डर सी ड्राइव पे बना दिया जाता है। अगर आप माई कंप्यूटर को ओपन करें, विंडोज एक्सप्लोरर को आप
जो वो ओपन कर लें तो इसमें आप टर्बो सी पर जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर जितने भी फोल्डर्स होंगे वो सारे ओपन हो जाएंगे। और इसके अंदर ये देखें, ये एक इंक्लूड का फोल्डर बना हुआ है। बेसिकली ये इंक्लूड लाइब्रेरी है जिसके अंदर ये तमाम हेडर फाइल्स की कलेक्शन स्टोर है। और अगर आपको याद हो तो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर कौन सी हेडर फाइल यूज की थी, stdio.h। ये देखें इंक्लूड stdio.h। तो ये एक्चुअली हेडर फाइल कहां पर पड़ी हुई है, ये इंक्लूड की जो लाइब्रेरी है इसके अंदर ये हेडर फाइल मौजूद है। लिहाजा जो इंक्लूड डायरेक्टिव है, इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है, उसका काम यही है कि हम जिस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं हम उसको कर सकते हैं। जैसे देखें ये stdio है, ये math.h हेडर फाइल है, इसी तरह से और ये सारी हेडर फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो हमने अभी अपने बेसिक स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ stdio.h को इस्तेमाल किया, बाकियों को अभी इस्तेमाल नहीं किया। तो वो जो हम आगे चलेंगे बाकी हेडर फाइल्स को भी यूज करेंगे। ज्यादातर जो आपके सिलेबस के अंदर हेडर फाइल्स का यूज है वो 2 या 3 हेडर फाइल्स हैं जिनका यूज है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें जरा थोड़ा सा आपको ग्राफिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की वर्किंग को मेंशन किया गया है कि ये क्या करती है। देखें, सोर्स प्रोग्राम हमारा वो प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम सी लैंग्वेज का कोड लिखते हैं। यानी ये जो आपको ये जो स्क्रीन पे ये जो आपको कोड नजर आ रहा है, ये जो 3-4 लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये बेसिकली क्या है, ये सोर्स कोड है। लिहाजा ये जो सोर्स कोड है, इस सोर्स कोड को हमने जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखा है उसको किसने कंपाइल करना है, प्री प्रोसेसर ने कंपाइल करना है। मैंने आपको अभी अभी यहाँ पर साइड पे बताया कि जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उसको कौन प्रोसेस करता है, उसको सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है उस कंपाइलर के अंदर एक पार्ट है जिसको प्री प्रोसेसर कहा जाता है, और वो प्री प्रोसेसर ने ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को प्रोसेस करना होता है। लिहाजा क्या किया जाता है, हम जो सोर्स फाइल लिखते हैं उसको प्री प्रोसेसर प्रोसेस करता है। उसके अंदर जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखी होती हैं वो सिर्फ उसी को प्रोसेस करता है, बाकी सी का जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको वो नहीं देखता। लिहाजा जो इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो क्या करती है, उसका मकसद ये है कि प्री प्रोसेसर को बताए कि कौन सी हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम के अंदर शामिल करनी है। लिहाजा प्री प्रोसेसर इंक्लूड की डायरेक्टरी के अंदर जाता है और इसके अंदर stdio फाइल को देखता है, और stdio फाइल के अंदर जो कुछ लिखा हुआ होता है वो सारा कुछ हमारे इस प्रोग्राम के अंदर लाकर लिख देता है। यानी एक और टेम्परेरी फाइल जो वो बनाई जाती है जिसके अंदर प्री प्रोसेसर उस हेडर फाइल की जो कंटेंट्स होते हैं उनको रीराइट करता है, और उसके नीचे फिर ये जो हमारा प्रोग्राम है वो चला जाता है। लिहाजा अब इसमें आप समझ लें जो मैंने आपको की पॉइंट पढ़ाया था कि इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कंपाइलर के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंज करे, उसको तब्दील करे, उसको मॉडिफाई करे। तो वो मॉडिफिकेशन एक्चुअली ये यहाँ पर प्री प्रोसेसर ने परफॉर्म करनी होती है। अब इंक्लूड जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उसके अंदर जो आपने इस्तेमाल किया है stdio.h, बजाय इसके कि हम खुद stdio की सारी वर्किंग को पहले कॉपी करें और उसको ला के अपने प्रोग्राम के अंदर लिखें, ये एक बड़ा हार्ड टास्क है। तो हम एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देते हैं कि फलां फाइल को मेरे इस प्रोग्राम के अंदर कंपाइल करने से पहले शामिल कर देना। लिहाजा प्री प्रोसेसर क्या करेगा
कि उस फाइल को, वो जो हेडर फाइल आपने कही, उसको हमारे प्रोग्राम के टॉप पे जो वो रीराइट करेगा और एक टेम्परेरी फाइल बनाएगा और फिर वो कंपाइलर को देगा। तो कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की जो एरर्स हैं उनको चेक करता है और चेक करने के बाद अगर तो वो प्रोग्राम बिल्कुल एरर फ्री हो तो फिर वो उसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है, यानी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो मकसद था वो सिर्फ इतना था कि ये इतनी वर्किंग आपको बताई जाए। कंपाइल करने से पहले क्या करता है, जो कंपाइलर के अंदर प्री प्रोसेसर का पार्ट है उसने इंक्लूड प्री प्रोसेसर के अंदर जो आपने हेडर फाइल कही वो हेडर फाइल इंक्लूड डायरेक्टरी से लेनी है और हमारे प्रोग्राम के अंदर उसको रीराइट करना है और फिर कंपाइलर को देना है और फिर कंपाइलर ने उसको चेक करना है कि क्या इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर उसने हमारा प्रोग्राम रन करना है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले सिंटैक्स किसको कहते हैं? जो पहले दो की पॉइंट्स लिखे गए हैं ये जनरल लिखे गए हैं और जो लास्ट की पॉइंट दिया गया है ये आपकी लैंग्वेज के हवाले से दिया गया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से दिया गया है। सो वो कहते हैं कि सिंटैक्स किसको कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट अ वेल डिफाइंड वेल फॉर्म्ड सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो सेंटेंस लिखने का तरीक़ाकार है उसको, उसके अंदर जिस तरह से आपने वर्ड्स को अरेंज करते हैं या आपने सेंटेंस को जिस तरह से आप अरेंज करते हैं उस सारी अरेंजमेंट को सिंटैक्स का नाम दिया जाता है। आप इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं, आपको पता है सब्जेक्ट कहाँ पर लिखना है, आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पर लिखना है, आपने उसके अंदर वर्ब कहाँ पर लिखना है, तो एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है। दूसरा की पॉइंट भी यही एक्सप्लेन कर रहा है कि एवरी लैंग्वेज डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स टू फॉर्म अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम वर्किंग करें, लैंग्वेज हमें एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स देती है कि आपने जब कोई भी सेंटेंस इस लैंग्वेज में लिखना है तो आपने इन रूल्स को फॉलो करना है। आप उर्दू लिखते हैं, आप रूल्स को फॉलो करते हैं, आप इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश लिखने के रूल्स को फॉलो करते हैं, इंग्लिश की जितनी भी ग्रामर है उसकी जो स्पेलिंग है वो सारा क्या है, वो उसका सिंटैक्स है। लिहाजा यहाँ पर हम जो किसी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो वो कहता है कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग द प्रोग्राम्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज सिंटैक्स। कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम डिस्कस कर रहे हैं उसके जितने भी रूल्स होंगे प्रोग्राम लिखने के, उन रूल्स को सिंटैक्स का नाम दिया जाएगा। तो ये जो लास्ट की पॉइंट है ये आपने याद करना है। अक्सर सिंटैक्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और ये आपने याद करना है। आप सिंटैक्स है इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को आपने किस तरह से लिखना है ये पहले भी जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हैश इंक्लूड और फिर आगे ये जो हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर आपने स्टैंडर्ड हेडर फाइल को लिखना है। एग्जाम्पल कुछ दी गई हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड math.h। stdio और math.h मैंने आपको इंक्लूड सब लाइब्रेरी के अंदर ये मैंने दिखाई भी थी। ये देखिए ये stdio है और ये math.h हेडर फाइल है। तो मैंने आपको कहा कि इंक्लूड सब फोल्डर के अंदर या इंक्लूड डायरेक्टरी के अंदर या इंक्लूड लाइब्रेरी के अंदर कलेक्शन ऑफ हेडर फाइल्स हैं। आप उस कलेक्शन में से जिस हेडर फाइल को यूज करना चाहें कर सकते हैं। अब वो कहता है इन स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है। वो कहता है द अबव स्टेटमेंट tells the preprocessor to include the file stdio conio.h and math.h in the source program before compiling it।
मेरे ख्याल में ये पहले भी जो वो बात हम कर चुके हैं। वंस अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि इस कोड का मतलब ये है, इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का मतलब ये है कि ये जो प्री प्रोसेसर है ये क्या करेगा, ये इंक्लूड डायरेक्टरी के अंदर जो stdio.h हेडर फाइल है उसको लेगा और हमारे सोर्स प्रोग्राम के अंदर रीराइट कर देगा। फिर इसी तरह से आगे conio.h को लेगा, उसको रीराइट कर देगा, और maths.h को लेगा, और इन तीनों हेडर फाइल्स को लेगा और हमारे सोर्स प्रोग्राम के अंदर रीराइट करेगा और एक टेम्परेरी जो वो एक फाइल जो वो जनरेट करेगा, और उस फाइल को मॉडिफाई करने के बाद, हमारे सोर्स प्रोग्राम को मॉडिफाई करने के बाद वो कंपाइलर को दे दी जाएगी और कंपाइलर फिर उसको कंपाइल करेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। सबसे पहले इंक्लूड डायरेक्टिव की वर्किंग आ जाती है कि इंक्लूड डायरेक्टिव को हम क्यों लिखते हैं। तो वो कहता है कि इंक्लूड डायरेक्टिव टेल्स द कंपाइलर वेयर टू फाइंड द फंक्शन printf एंड scanf। एक्चुअली होता यूं है कि जितनी भी हेडर फाइल्स लिखी गई हैं उन तमाम हेडर फाइल्स के अंदर कलेक्शन ऑफ फंक्शंस हैं, जिन फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को अगेन देखें यहाँ पर, तो मैंने एक फंक्शन यहाँ पर इस्तेमाल किया है printf। फंक्शन की पहचान ये होती है कि ये हमेशा नेम के आगे दो पैरेंथेसिस लगाई जाती हैं। जैसे ये देखिए मेन के आगे दो पैरेंथेसिस लगाई गई हैं, तो ये क्या है, ये एक फंक्शन है। printf के आगे पैरेंथेसिस लगाई गई हैं, तो ये क्या है, ये एक फंक्शन है। फंक्शन की पहचान ही यही होती है कि इसके नाम के आगे दो पैरेंथेसिस लगा दी जाती हैं। वो कहता है कि हम अपने प्रोग्राम की जो बॉडी है उसके अंदर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस 50 to 70% वो फंक्शंस पर डिपेंड करती हैं। मुख्तलिफ फंक्शंस हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं और उनकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होती है। जब आप फर्दर चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे तो आप फंक्शंस को भी पढ़ेंगे और आप इनको देखेंगे कि ये फंक्शंस बेसिकली हमारी सहूलत के लिए सी लैंग्वेज ने हमें प्रोवाइड किए हैं ताकि हम अपनी वर्किंग कर सकें सी लैंग्वेज में। लिहाजा वो जो सेट ऑफ फंक्शंस जो थे या जो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस थे उनको उन्होंने मुख्तलिफ हेडर फाइल्स के अंदर रखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो printf फंक्शन है ये stdio.h हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। लिहाजा जब भी आपने printf फंक्शन को इस्तेमाल करना है आपने stdio.h हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करना है। लिहाजा इसलिए यहाँ पर जो स्लाइड है इसमें ये लिखा गया है कि इंक्लूड डायरेक्टिव बेसिकली प्री प्रोसेसर को ये बताती है कि जो printf फंक्शन है और जो scanf फंक्शन है ये stdio.header फाइल के अंदर जो वो लिखा गया है, और इस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम के अंदर शामिल कर लो। The printf and scanf function are defined in stdio.h header file। तो मेरे ख्याल में आगे हम हेडर फाइल को डिस्कस कर लेते हैं कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं। लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है, तो जो हेडर फाइल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।